हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है उसके अंतर्गत मैं अगला कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूँ साथ में। इसको हम साथ में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, इसके साथ कुछ की नोट्स भी हमने हमेशा की तरह इसके साथ तो वो भी डिस्कस करेंगे कि जो भी इसके आसपास के जो भी क्वेश्चन है, साथ के जो भी क्वेश्चन हो वो भी साथ में ही हमारा डिस्कस हो जाए। ठीक है। और हमारे जो बैंकिंग अवेयरनेस के क्लासेस चल रहे हैं उसको भी आप फॉलो कीजिए। जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जितने भी एसबीआई आने वाली है, नोटिफिकेशंस भी अब आने वाले हैं। अभी न्यूज़ आ रहा है कि सारे आईबीपीएस पीओ आर एसबीआई आरआरबीज सबके नोटिफिकेशंस आएंगे और बहुत जल्दी एग्जाम्स भी होंगे। तो कमर कस लीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और हमारे साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो एमसीक्यूज है करंट अफेयर्स का। वो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह लॉन्च पैन इंडिया आरटीएम इन इलेक्ट्रिसिटी रिसेंटली, व्हाट डज ही इन आरटीएम डिनोट्स। मतलब जो हमारे पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह हैं, उन्होंने आरटीएम लॉन्च किया है इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में। इसमें आरटीएम में टी क्या से क्या डिनोट्स होता है? ऑप्शन है टर्म, टेस्ट, टीम, टाइम, ट्रांसफर। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हैं। आंसर देखते हैं। आंसर है डी, टाइम। तो जो आरटीएम में टी है वो डिनोट्स करता है टाइम को। इसके की नोट्स हैं, वो देख लेते हैं। जो आर के सिंह हैं उन्होंने पैन इंडिया पे ये आरटीएम लॉन्च किया। इसका फुल फॉर्म होता है आरटीएम का रियल टाइम मार्केट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली से। अब जो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है वो कुछ कुछ यूनिक इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स में शामिल हो गया है वर्ल्ड में, जिनमें आरटीएम शामिल है, जिनके पास आरटीएम है, मतलब रियल टाइम मार्केट शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद launched a trilogy of schemes, namely Electronics Manufacturing Scheme 2.0 recently. What is the outlay of the scheme? जो हमारे टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है मिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने, उन्होंने एक ट्रायोलॉजी मतलब कि तीन स्कीम एक साथ लॉन्च किया। इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0। इसका आउटले क्या है, मतलब इसका एक्सपेंडिचर क्या है, इसके खर्च क्या है? ऑप्शन है 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 20,000 करोड़ एंड 250,000 करोड़ एंड 70,000 करोड़। आंसर है बी, 50,000 करोड़। तो ये जो स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0, इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो है 50,000 करोड़। इसको किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर मिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया है। इसके बारे में जो की नोट्स हैं उसको देख लेते हैं। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद लॉन्च अ ट्रायोलॉजी of schemes, namely Electronics Manufacturing Scheme 2.0, with an outlay of rupees 50,000 crores, approximately $7 million, to boost electronic manufacturing in India. तो जो ये स्कीम लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0, इसका जो मेन मोटो है, जो मेन मोटिव है, वो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करना। ठीक है, ये these will contribute in achieving a USD 1 trillion digital economy and a USD 5 trillion GDP by 2025। तो जो ये अभी हमारा जो है इसका कंट्रीब्यूशन होगा, जो इसका जो लक्ष्य है वो है 5 ट्रिलियन यूएसडी जीडीपी करना। जीडीपी का लक्ष्य है 2025 तक। और 1 ट्रिलियन यूएसडी डिजिटल इकोनॉमी करना है, इसका लक्ष्य है 2025 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 3 is, which is the first Indian state to declare internet as fundamental right? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने इंटरनेट को भारत का फंडामेंटल मतलब मौलिक अधिकार में शामिल किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरला
एंड हरियाणा। आंसर देखते हैं, आंसर है केरला। तो केरला ऐसा पहला राज्य है भारत का जिसने इंटरनेट को हमारे फंडा मतलब मौलिक अधिकार में शामिल किया है कि इंटरनेट जनता का मौलिक अधिकार है। नोट है, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan announced on a rupees 1,500 crore Kerala Fiber Network (KFON) project executed by the Association of Bharat Electronics Limited, Railtel Corporation to provide free internet access for the poor by December 2020 and become the first state to declare the internet as a fundamental right of citizen। तो केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर पिनराई विजयन, उन्होंने 1500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका केफोन नाम है। ये किसके साथ संयोजन से बनेगा, इसका जो लक्ष्य जो भी प्रोजेक्ट है उसको पूरा किया जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल और रेलटेल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर इसको पूरा किया जाएगा। इसका लक्ष्य है कि 2020 के दिसंबर तक सभी गरीब लोगों तक इंटरनेट पहुंचा देना। तो ये और इसको फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल किया गया है केरला सरकार द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 इज कोंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। जो एक कोंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट है वो किस राज्य में का शुभारंभ किया गया है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, बी तेलंगाना, ई हरियाणा। आंसर है तेलंगाना। ये प्रोजेक्ट है कोंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट, ये तेलंगाना में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इनके जो जो इन्होंने स्टार्ट किया था सागर प्रोजेक्ट, उनको जो रिलीज किया है, इनॉग्रेटेड किया है, वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया विच इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाई 2021। तो जो 2021 में पूरा होने वाला है जो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा उसका नाम क्या है। आंसर है यमुना एक्सप्रेस वे, सॉरी ऑप्शन है यमुना एक्सप्रेस वे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, हिमालयन एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बेलघोरिया एक्सप्रेस वे। आंसर है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे हो जाएगा जब इसका निर्माण हो जाएगा। इसको कंप्लीट होने का जो टाइम दिया गया है वो 2021 तक इसको कंप्लीट होना है। इसका की नोट्स है वो देख लेते हैं। ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है। इसका फाउंडेशन स्टोन हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा आजमगढ़ में लगाया गया था। जो इसका मतलब जो भी इसका शुभारंभ हुआ है वो आजमगढ़ से हुआ है और ये उत्तर प्रदेश में ये है। और ये अगर ये जब पूरा हो जाएगा तो ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पोल CTAP was launched by WHO for equal access to life-saving technology around the world. How many countries supported CTAP till May 29? एक ये टेक्नोलॉजी एक्सेस पोल है CTAP, इसको WHO द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या है कि लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी जो भी वर्ल्ड में COVID-19 से रिलेटेड चीजें जो लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी आएंगी उनको एक साथ पूरी दुनिया में लॉन्च करने का, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उसको वो एक्सेस कर सकता है। इसके लिए एक एक्सेस पोल की शुरुआत की गई WHO द्वारा। इसका नाम CTAP है। तो क्वेश्चन है कि इस CTAP को कितने देशों ने सपोर्ट किया है मई 29 तक। ठीक है, ऑप्शन है 56, 49, 42, 28, 35। आंसर है 35। तो 35 देशों ने इस CTAP जो एक्सेस पोल है उसको सपोर्ट किया है। इस एक्सेस पोल का काम क्या है कि जो भी टेक्नोलॉजी COVID-19 या जो हमारे कोरोना पैंडेमिक से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज पूरी दुनिया में इजाद होंगी या बनाया जाएगा उसको एक कॉमन चीज पे सभी इस जो 35 देश को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा की नोट है वो देख लेते हैं। द COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पोल और CTAP which was mooted by President Carlos Alvarado of Costa Rica has been launched by the World Health Organization WHO during an event co-hosted by WHO and Costa Rica on May 29 at Geneva, Switzerland। तो ये कहाँ पे हुआ, एक इवेंट आयोजित किया गया WHO और कोस्टा रिका के साथ सहयोग के साथ जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे इसको जो ये CTAP टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका किसके द्वारा ये इजाद किया गया है, तो ये इजाद किया गया है कार्लोस एल्वार्डो, जो कोस्टारिका के प्रेसिडेंट हैं। इसको अभी तक 35 कंट्रीज ने सपोर्ट किया है। जो भी सपोर्ट करेंगे वो इस जो टेक्नोलॉजी है उसको एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो सी टैप बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कोविड-19 रिलेटेड क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो जरूर से ही आप ध्यान में रखिए और रिकॉल करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द बैंक विच हैज पार्टनर्ड विद ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड TCIL टू फैसिलिटेट रियल टाइम पेमेंट फॉर ट्रक ड्राइवर्स। तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसने TCIL के साथ पार्टनरशिप किया है, जो काम क्या करेगा कि वो ट्रक ड्राइवर्स को रियल टाइम पेमेंट फैसिलिटी प्रदान करेगा। आंसर है, ऑप्शन है DBS बैंक, OCBC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, नन ऑफ दिस। अच्छा, इन जो चारों ऑप्शन है इसमें एक चीज कॉमन क्या है, ये चारों फॉरेन बैंक है। ठीक है, ये चीज कॉमन है, आप ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ बैंक जो है फॉरेन बैंक हम लोग पढ़ते हैं, चारों बैंक फॉरेन बैंक है। इसका आंसर है DBS बैंक। तो DBS बैंक ने जो TCIL के साथ कोलैबोरेशन किया है और ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको रियल टाइम पेमेंट फैसिलिटी प्रदान करेंगे। जो ये रियल टाइम फैसिलिटी जो है, जो पेमेंट फैसिलिटी है, इसका नाम है रैपिड नाम से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API बाय DBS। ठीक है, इसमें इनका काम क्या होगा कि ये तुरंत ही पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और ये इनकी ऑफिशियल कोलैबोरेशन हुआ है तो TCIL के साथ, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज प्रपोज द आइडिया ऑफ G7+3 नेम एज 10 डेमोक्रेसीज D10। G7+3 का जो नाम है उसको D10 करने के लिए किस देश ने इसका प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन सर, यूनाइटेड स्टेट, रसिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा। आंसर डी, यूनाइटेड किंगडम। मतलब ब्रिटेन ने यह प्रस्ताव रखा है कि G7+3 का जो नाम है उसको बदल के D10 कर दिया जाए। जो की नोट्स है वो देखते हैं। The United States and the United Kingdom have proposed the expansion of the G7 grouping, while the United States have proposed G7+4, which include India, Australia, South Africa, and Russia. The United Kingdom want a G7+3, calling it 10 democracies, D10, which excludes Russia. चलिए ठीक है, ये क्यों प्रपोज किया था देख लेते हैं। जो यूनाइटेड स्टेट है उसने ये प्रस्ताव रखा कि जो G7 है उसमें इंक्लूड किया जाए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रसिया को, और इसका नाम G7+4 कर दिया जाए। जबकि यूनाइटेड किंगडम ने ये प्रस्ताव रखा कि नहीं, इसमें सिर्फ 3 देशों को शामिल किया जाए, जिसमें रशिया को हटा दिया जाए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया को शामिल करके इसका नाम D10 कर दिया जाए। ये प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII। तो जो CII के नए प्रेसिडेंट हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं? ये ऑप्शन है। ऑप्शन इज विक्रम किर्लोस्कर, उदय कोटक, संगीता रेड्डी, संजीव मेहता, पवन कुमार अग्रवाल। आंसर क्या है? आंसर देखते हैं। आंसर इज बी, उदय कोटक। तो CII के जो न्यू प्रेसिडेंट है वो मिस्टर उदय कोटक है। इसके बारे में की नोट्स तो देख लेते हैं। की नोट ये है कि जो उदय कोटक जी हैं वो कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ CII। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो मिस्टर विक्रम किर्लोस्कर को, जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है किर्लोस्कर सिस्टम्स, एंड जो टोयोटा किर्लोस्कर के वाइस चेयरमैन भी हैं। ठीक है, तो जो उदय कोटक जी बने हैं CII के नए प्रेसिडेंट, और उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो विक्रम किर्लोस्कर जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीरेंद्र नाथ दत्त was appointed as chairman and managing director CMD of National Fertilizer Limited NFL. Where is the headquarter of NFL located?
क्वेश्चन है वीरेंद्र नाथ दत्त जो कि सीएम एनएफएल के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी बनाए गए हैं। तो एनएफएल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन इज गुवाहाटी, रांची, पटना, नोएडा एंड गैंगटॉक। आंसर है नोएडा। आंसर इज नोएडा। नोएडा में जो एनएफएल का जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है। Sri Vendranath Dutt has taken over the additional charge as chairman and managing director of National Fertilizer Limited. NFL का full form National Fertilizer Limited. He has been director marketing of the company since October 2018. मतलब उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है और वो इस कंपनी के डायरेक्टर भी है, जो मार्केटिंग के डायरेक्टर भी है, वो 2018 से इस पद पे हैं। और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल का हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी हो गया जो हमारे सीएमडी, और इनको एक्स्ट्रा प्रभार मिला है ये, और वो एनएफएल के मार्केटिंग डायरेक्टर भी हैं। ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन राइटर हैज won 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर एशिया रीजन फॉर द स्टोरी द ग्रेट इंडिया टी एंड स्नेक्स। तो किस भारतीय लेखक ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, ये एशिया रीजन के लिए है, जीता है? और किस स्टोरी के लिए जीता है? तो द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। वर्षा अदालजा, मीना अलेक्जेंडर, कृतिका पांडे, डी स्मिता अग्रवाल, इज समीना अली। आंसर है सी, कृतिका पांडे। तो कृतिका पांडे जी ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 के लिए जीता है अपने बुक द ग्रेट इंडिया टी एंड स्नेक्स के लिए। थोड़ा की नोट्स है वो भी देख लेते हैं। कृतिका पांडे, अ 29-year-old इंडियन राइटर फ्रॉम रांची, वो रांची से बिलोंग करती है, was announced as the winner of रीजनल अवार्ड फॉर एशिया इन 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। तो जो 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज का रीजनल लेवल पे जो विनर है उनको मिला है उनके स्टोरी के लिए द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इंडियन एनजीओ विच हैज वॉन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020। तो भारत का कौन सा ऐसा एनजीओ है जिसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 जीता है? ऑप्शन ए इज या अली, ऑप्शन बी इज गूंज, ऑप्शन सी इज कथा, ऑप्शन डी इज चाइल्ड लाइन इंडिया, ऑप्शन ई इज सीड्स। आंसर देखते हैं। सीड्स। आंसर है ई, सीड्स। के बारे में नोट तो जान लेते हैं सीड्स क्या है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज अकॉर्डेड द वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। जो सीड्स का फुल फॉर्म है वो है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। ये एक एनजीओ है, इंडिया का एनजीओ है। इसको अवार्ड मिला है वन अमंग द 3 साउथ ईस्ट एशियन रीजन अवार्डीज फॉर इट्स एफर्ट टू बैन पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट एंड हुक्का इन बिहार एंड झारखंड। ये बिहार एंड झारखंड में काम करते हैं और ये किसके लिए इनको ये प्राइज मिला है? वो मिला है पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट्स के बैन जो है रोकने के संबंध में जो उन्होंने कार्य किया है उसके लिए मिला है ये अवार्ड। वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 WHO द्वारा ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपर्ट कमिटी ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट एंड ऑन रिव्यू ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज submitted its report to Minister of Information and Broadcasting recently. Who heads the committee? ऑप्शन है अमित खरे, राजीव कुमार, बिमल जुल्का, अनुपम खेर और संजय थोटरे। आंसर है बिमल जुल्का। तो एक कमेटी बनाया गया जिसपे रैशनल जो कि काम करेगा रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट एंड ऑन रिव्यू ऑफ ऑटोनोमस बॉडी। ये रिपोर्ट सबमिट किया है इन्होंने मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को। इस कमेटी के हेड कौन है? तो हेड है बिमल जुल्का। जो नोट्स है वो देख लेते हैं। एक्सपर्ट कमेटी ऑन रैशनलाइजेशन, क्लोजर, मर्जर ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट एंड ऑन रिव्यू ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग submitted their report to Union Minister for Information and Broadcasting Prakash Javadekar during a meet in New Delhi. Both committees were headed by Bimal Julka for rationalization and professionalization of film institutes.
जो एक कमेटी बनाया गया, इसका इसका जो कार्य था वो क्या था, किसके बारे में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया, तो रैशनलाइजेशन एंड प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ फिल्म इंस्टीट्यूट का मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी को ये रिपोर्ट सबमिट किया गया दिल्ली में, एक प्रयास के द्वारा, मतलब एक जो मीटिंग थी उसमें। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो हैं बिमल जुल्का जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज ऑर्डर्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड to supply infantry combat vehicle ICVs for the Indian Army where the headquarter of OFB located। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमारे रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने OFB को, ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी बोर्ड को, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल ICV जो लड़ाई में प्रयोग किया जाता है व्हीकल्स, उसको बनाने के लिए ऑर्डर दिया है। तो OFB का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन देखते हैं, कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, सॉरी लखनऊ। आंसर है कोलकाता। तो OFB का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसका ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या करता है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए जो भी हथियार या फिर जो लड़ाई में प्रयुक्त होते हैं डिफेंस के लिए, उसका निर्माण करता है। ये अभी इसको हमारे जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने कॉम्बैक्ट व्हीकल के लिए, इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल जिसको शॉर्ट में ICVs बोला जाता है, उसको बनाने के लिए इनको ऑर्डर मिला है। तो इसका की नोट देख लेते हैं। इन अ बिग बूस्ट टू द सेंटर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, द एक्विजिशन विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस with the approval of Minister of Defence Rajnath Singh has ordered Ordnance Factory Board in Telangana's Medak to supply 156 BMP 2x2K infantry combat vehicles worth rupees 1094 crore for the Indian Army. There are plans to induct these advanced feature vehicle into the Army by 2030। ठीक है, तो जो रक्षा मंत्रालय है और साथ में जो किसके ऑर्डर से, अप्रूवल से मिला, तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मिस्टर राजनाथ सिंह जी के, ये कितना कितना व्हीकल बनाने का ऑर्डर मिला है, 156। और इसका टोटल जो खर्च आएगा, जो वर्थ है वो जो ऑर्डर का, वो है 1094 करोड़। और कब तक इसको शामिल करने का लक्ष्य है, तो 2030 तक इसको आर्मी में शामिल करने का लक्ष्य मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question is, which space agency has partnered with NASA to host a deep space ground station to support human space flight mission to the moon, Mars and beyond? तो नासा के साथ किस स्पेस एजेंसी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो चांद, मार्स और उसके आगे जाने के लिए डीप स्पेस स्टेशन सपोर्ट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के सपोर्ट के लिए नासा के साथ कोलैबोरेशन किया है? ऑप्शन है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, साउथ अफ्रीका नेशनल स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका नेशनल स्पेस एजेंसी। तो साउथ अफ्रीका नेशनल स्पेस एजेंसी, सांगा जिसका शॉर्ट फॉर्म है, इन्होंने नासा के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, एक पार्टनरशिप किया है, जिसमें चांद, मार्स या उससे आगे जाने के लिए ह्यूमन जो मिशन होगा उसके साथ ये कोलैबोरेशन करेंगे, उसमें मदद करेंगे एक दूसरे की। द साउथ अफ्रीका नेशनल स्पेस एजेंसी सांगा हैज पार्टनर्ड विद द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन to host a deep space ground station to support human space flight mission to the moon, Mars and beyond. South Africa became the fourth country after the United Nations of America, Spain, Australia to host a deep space ground station। ठीक है, तो ये तो हम पहले हमने डिस्कस कर लिया कि ये साउथ अफ्रीका नेशनल स्पेस एजेंसी है, इन्होंने नासा के साथ डीप स्पेस जो फ्लाइट होगी, ह्यूमन फ्लाइट्स होगी, उसके लिए ये कोलैबोरेशन किया है। ये चौथी कंट्री बन गई है, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये चौथी कंट्री बन गई है जो कि डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन पे होस्टिंग करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ रेयर एस्ट्रॉयड which was discovered by astronomers at asteroid terrestrial impact last alert system? Option is 2018 LB2, 2020 LB3, 2019 LD2, 2019 LD1, 2020 LA2। These are the options। जो हमारा एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम है, उसके द्वारा
किस रेयर एस्ट्रॉयड का खोज किया गया है, ये क्वेश्चन है। आंसर है सी 2019 LD2। नोट्स है, द इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म में एटलस बोला जाता है, revealed the discover of a rare asteroid called 2019 LD2, a compact tail like tail among the Jupiter Trojan, moving in the same orbit as the Jupiter move around the सन। तो एटलस द्वारा जो एक रेयर एस्ट्रॉयड का खोज किया गया है जिसका नाम है 2019 LD2, इसमें जो एक धूमकेतु की तरह पूंछ होता है वो है, और ये जुपिटर के सेम ऑर्बिट में, जिसमें जुपिटर जो है वो सन का चक्कर लगाता है इस ऑर्बिट में, उसी ऑर्बिट में ये भी चक्कर लगा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु हैज लॉन्च्ड 25-day खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एंड कम्युनिटी कोचेज। तो उस मंत्री का नाम बताना है जिन्होंने 25 डेज खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। वो किसके लिए है? तो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एंड कम्युनिटी कोचेज के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं, संतोष कुमार गंगवार, किरण रिजिजू, राव इंद्रजीत सिंह, राजकुमार सिंह, श्रीपद एस्को नाइक। ऑप्शन बी है किरण रिजिजू। ठीक है, तो इसके बारे में की नोट्स है वो देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू इनॉग्रेटेड एंड launched a 25-day Hello India Community Coach Development Program, an online development program to equip 15,000 physical education teachers and community teachers across India to train students to take up fitness and sports way of life. The Ministry of Human Resource Development HRD and the Sports Ministry ensure to take this program to every school in India. तो जो 15,000 फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं और कम्युनिटी कोचेस है पूरे इंडिया में, उनको ट्रेन करने के लिए एक ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, 25 डे खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें काम होगा, जो ये कोचेस है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, और ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और जो चैरिटी मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये इंश्योर किया है कि इस प्रोग्राम को एवरी स्कूल तक पहुंचाया जाएगा भारत के। तो किन्होंने इसका इनोवेशन किया? तो मिस्टर किरण रिजिजू जी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है इंडिया के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान रियाज शेख हु पास्ड अवे इन जून 2020 इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? रियाज शेख जो पाकिस्तान के हैं, वो अभी जून 2020 में उनका देहांत हुआ है, वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ऑप्शन इज टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी। आंसर इज क्रिकेट। क्रिकेटर रह चुके हैं पाकिस्तान के रियाज शेख। चलो की नोट को जान लेते हैं। फॉर्मर पाकिस्तानी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रियाज शेख पास्ड अवे एट द एज ऑफ 51 in Karachi, Pakistan after testing positive for the novel coronavirus. He became the second professional cricketer in Pakistan to die to COVID-19. तो 51 साल का उनका देहांत हो गया। मिस्टर रियाज शेख जी का, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे पाकिस्तान के। ये पाकिस्तान के दूसरे ऐसे प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं जो कोविड-19 के शिकार हुए हैं, जिनके कोरोना की वजह से इनका देहांत हुआ है। तो ये भी कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। The International Sex Worker Day was observed every year on June 2, June 20, June 22, May 20, May 22. Answer is June 2. Sorry, June 1 लिखा है, but June 2 है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। Question 20. When was World Bicycle Day observed annually? World Bicycle Day किस दिन मनाया जाता है? जून 30, मई 31, मई 3, जुलाई 30, जून 3। ऑप्शन इज आंसर इज जून 3। जून 3 को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? वर्ल्ड बाइसिकल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू प्रमोट सिंपल, अफोर्डेबल, रिलायबल, क्लीन एंड इको फ्रेंडली सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA डिक्लेयर्ड जून 3 वर्ल्ड बाइसिकल डे इन अप्रैल 2018। तो अप्रैल 2018 से ये डिसाइड किया गया कि जून 3 को
वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाया जाएगा पूरी दुनिया में। इसका किसको प्रमोट करने के लिए, तो सिंपल, अफोर्डेबल, रिलायबल, क्लीन एंड इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। A team of Archaeological Survey of India has discovered a 1,100-year-old monolithic sandstone शिवलिंगम in which country? जो हमारा ASI है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने किस देश में 1100 साल पुराना मोनोलिथिक सैंडस्टोन शिवलिंगम की खोज की है? ऑप्शन है वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड। आंसर है वियतनाम। तो वियतनाम में ये खोज किया गया है। ये 1100 साल पुराना सैंडस्टोन शिवलिंगम, मतलब शिव जी का लिंग है वो सैंडस्टोन से बना हुआ, 1100 साल पुराना, वियतनाम में इसका खोज किया गया है। A four-member team of Archaeological Survey of India (ASI) has discovered a 1100-year-old monolithic sandstone Shivalingam, a representation of a Hindu deity Shiva, at the Cham Temple complex located in Maison Sanctuary of Quang Nam Province, वियतनाम। तो जो वियतनाम में इसका खोज किया गया है, ठीक है, जो शिवलिंग होता है उसका खोज किया गया है, 1100 साल पुराना है, ये सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण खोज है, इसलिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ G7? जो निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री G7 का पार्ट नहीं है? ऑप्शन कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंडिया। आंसर इज इंडिया। G7 में भारत का सदस्य नहीं है। द ग्रुप ऑफ सेवन इज एन इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 7 मेजर कंट्रीज। कौन कौन सदस्य है वो देख लेते हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें भी शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है, इसीलिए स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है, बट इसमें शामिल करने के लिए जो यूनाइटेड किंगडम है उसने इसका प्रस्ताव रखा है कि इसमें भारत को भी शामिल किया जाए। साथ में 3 देश और का नाम है जिसका हमने पीछे भी डिस्कशन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। Who is the present governor of तेलंगाना? तेलंगाना के जो प्रेजेंट गवर्नर है वो कौन है? बनवारीलाल पुरोहित, रमेश बायस, विश्वास भूषण हरिचंदन, आनंदीबेन पटेल, तमिलिसाई सौंदर रंजन। आंसर है तमिलिसाई सौंदर रंजन। आगे बढ़ते हैं। ज्योति सुरेखा हु इज इन न्यूज रिसेंटली एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? तो ज्योति सुरेखा जो है वो किस खेल से संबंधित है? रॉइंग, रेसलिंग, आर्चरी, वेट लिफ्टिंग, शूटिंग। किससे संबंधित है? तो आंसर है आर्चरी, तीरंदाजी से, जो धनुष तीर होता है उससे संबंधित है ज्योति सुरेखा जी। तो क्यों ये चर्चा में है अभी करंट में, क्यों न्यूज है? क्योंकि आर्चर वी ज्योति सुरेखा हैज बीन रिकमेंडेड फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, इसलिए चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री अलोंग विथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ज्वाइंटली लॉन्च स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम नेम्ड ट्यूलिप? तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने HRD मिनिस्ट्री के साथ मिलके स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम नेम्ड ट्यूलिप, जो ट्यूलिप नाम का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए, उसकी शुरुआत की है? ऑप्शन देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आंसर सकती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सर की नोट से थोड़ा वो देख लेते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट HRD, एंड श्री हरदीप एस पुरी, Minister of State for Housing and Urban Affairs, have jointly launched the Urban Learning Internship Program TULIP sorry, development by All India Council for Technical Education AICTE, with the aim to provide the internship opportunity to thousands of fresh graduate and engineers of the country under the Smart City प्रोजेक्ट। मतलब ट्यूलिप जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, इसका जो मेन लक्ष्य है वो है जो ग्रेजुएट हैं या इंजीनियर्स हैं उनको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जोड़ना। इस जो ये ट्यूलिप प्रोग्राम है इसका ये मेन लक्ष्य है। तो ये किसने स्टार्ट किया है, किस मिनिस्ट्री द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद द कोलैबोरेशन ऑफ
HRD मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे। तो ये खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत आप लोगों की मदद करेगा। तो हम फिर लाते रहेंगे सेशन, साथ में आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए गुड बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब मेहनत करके पढ़िए। थैंक यू, थैंक यू।